हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी एंड ब्लॉक एलिमेंट से इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस। और इस चैप्टर से बच्चों आपको बता दूं कि 3 से 5 नंबर के रीजनिंग क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और साथ ही फिक्स क्वेश्चन रहता है। डेफिनेटली नीट और जेईई एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से रीजनिंग क्वेश्चन या उस पर बेस्ड दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 20 रीजनिंग क्वेश्चन इस चैप्टर से देखेंगे। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर को अगर आप पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्ज़ाम में 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन कर पाएंगे सिर्फ इस एक वीडियो लेक्चर से। और साथ ही साथ आपका जेईई और नीट एग्ज़ाम में भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर का फॉर्मेट बच्चों रीजनिंग क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आगे कराने जा रहा हूँ, मान के चलिए सब में आपसे वाई पूछा जा रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है नीचे या जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका रीज़न क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उनमें दो दो सबसेल भर रही होती है। NS सबसेल भी इनकम्प्लीट होती है, तो जो nth सेल है वो भी इनकम्प्लीट है और N-1 सेल वो भी भरी जा रही है। तो इसलिए आपका इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होता है। सपोज़ करिए टाइटेनियम है, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2 है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन तो हैं ही एस सबसेल में, साथ ही साथ दो इलेक्ट्रॉन 3d में भी है। तो इसलिए टाइटेनियम के पास कई ऑप्शन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के। अगर वो इन दो इलेक्ट्रॉन को यूज़ करे तो +2 हो जाएगा, एक डी भी यूज़ कर ले तो +3 हो जाएगा, और एक डी और यूज़ करे तो +4 हो जाएगा। इस तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें देखिए NS इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, N की वैल्यू 4 है यहाँ पे, और N-1d इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसलिए इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। नेक्स्ट, मोस्टली द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसका रीज़न ये है कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, सपोज़ आपका डी सबसेल देखते हैं, अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से करके हर ऑर्बिटल में सिंगल है या किसी एक ऑर्बिटल में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी D1 D2 ऐसा करके कॉन्फ़िगरेशन है आपका, तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर कलर्ड। बच्चों, ये भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ही बेस्ड है। अगर किसी मेटल में या किसी एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है और वापस ग्राउंड स्टेट में आते वक्त रेडिएशन एमिट कर रहा है जो विजिबल रेंज का हो, तो आपका वो चीज़ कलर्ड दिखाई देगा। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता क्या है कि डी ब्लॉक में जो इनका डी सबसेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप होते हैं। तो सपोज़ करिए इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल में और वो जंप करके हायर पे जा रहा है। बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5, वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो देखिए 2 ऑर्बिटल मैंने ऊपर बनाया, 3 नीचे बनाया। नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डी से जंप करके डी में जाए, यानी कि लोअर डी से हायर एनर्जी वाले डी में, जब वो वापस आएगा तो विजिबल रेंज की एनर्जी एमिट करने के कारण कलर्ड दिखाई देगा। यानी कि अगर जो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है डी से डी ट्रांजिशन के लिए, वो विजिबल रेंज की एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कलर्ड दिखाई देगा। और ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट, मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट।
तो इसका रीज़न बच्चों ये है कि पहला तो ट्रांजिशन मेटल्स अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं। आपने पढ़ रखा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो पहले उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है। अगर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो हाईएस्ट एनर्जी बैरियर पे मॉलिक्यूल होता है या इंटरमीडिएट स्पीसीज़ होती है उसको पार करेगा तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं, यानी कि कई तरह के ऐसे इंटरमीडिएट बनाते हैं जो रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट में। दूसरा रीजन है इसका, ट्रांजिशन मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होगा तो वो कई तरह के इंटरमीडिएट बना पाएगा, जिसकी वजह से वो अच्छे कैटलिस्ट का रोल प्ले कर पाएगा। तीसरा बच्चों, कैटलिस्ट अपने सरफेस पे रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद रिएक्शन पूरी होने के बाद सरफेस से प्रोडक्ट को अलग करता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो एब्जॉर्ब तभी करेगा जब वो सरफेस एरिया हाई होगा। फाइनली डिवाइडेड स्टेट में ट्रांजिशन मेटल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। आप वीडियो को पॉज करके इन आंसर्स को चाहे तो नोट भी कर सकते हैं और इसका PDF आपको मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो लेक्चर का। तो इसमें आपको परफेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है इनको लिख दिए तो, और इनसे छोटा करना भी आंसर्स को बहुत पॉसिबल नहीं, यानी कि आपको मैंने परफेक्ट आंसर प्रोवाइड कराया है जिनको लिखने पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और कोई नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का क्या मतलब है? एटमाइजेशन का मतलब है कि आप उसको सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट करोगे ट्रांजिशन मेटल को तो क्या होगा, उसी को बोलते हैं एटमाइजेशन। सॉलिड में एटम पास पास होते हैं, जब इनको हीट दिया जाएगा तो एटम्स गैसीफाई हो जाएंगे, मेटल गैसीफाई हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए बोलते हैं हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ट्रांजिशन मेटल्स का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों होता है? बहुत सिंपल सी बात है कि इनमें बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। ये मेटल है, इनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है, तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा हीट देना पड़ता है जिससे कि ये गैसीफाई हो। ओके, नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स में लार्जेस्ट वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट में मिडिल ऑफ द सीरीज़ में पाया जाता है। उसका आंसर देखते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मिडिल ऑफ द सीरीज़ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। अगर आप देखोगे तो स्कैंडियम हुआ, आपका टाइटेनियम हुआ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तो 4s2 तो सबका फील्ड होता है। 4s2 के बाद यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d1, 3d2, 3d3। क्रोमियम का एक्सेप्शनल होता है, हाफ फील्ड स्टेबल होता है, इसलिए क्रोमियम का 3d5 होता है। मैग्नीज का तो 3d5 होगा ही, तो दोनों का 3d5 है। तो मिडिल ऑफ द सीरीज़ में आप देख रहे हो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वेरी करेगा। ठीक है, तो देखो जैसे मिडिल ऑफ द सीरीज़ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा वेरिएशन होगा, आपको बताया है अभी पहले ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो रीज़न वही है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कब हाई होता है, जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। ट्रांजिशन मेटल्स की जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इस वजह से इनको मेल्ट करना, बॉयल करना ज़्यादा हीट मांगता है, और ज़्यादा हीट सप्लाई करना है तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है। नेक्स्ट,
मैग्नीज शोज लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो अभी अभी आपको बताया गया मैग्नीज का 4:3d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो S और D सारा यूज़ कर ले तो +7 बनाएगा। सिर्फ 4s इलेक्ट्रॉन यूज़ करे तो +2 बनाएगा। बारी बारी से अगर D इलेक्ट्रॉन यूज़ करता जाए तो +2 +3 +4 +5 +6 ऐसा करके। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज इसीलिए शो करता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, Cu+ इज अनस्टेबल इन एक्व सॉल्यूशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि Cu+ मोर स्टेबल Cu2+ में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही साथ कॉपर सॉलिड भी बनता है। तो देखें जो Cu+ है यानी क्यूप्रस आयन, वो मोर स्टेबल क्यूप्रिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसीलिए अनस्टेबल होता है। तो क्यूप्रस आयन क्यों अनस्टेबल है? बिकॉज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल क्यूप्रिक आयन एंड मेटालिक कॉपर, सॉलिड कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा है Cu2+ ज़्यादा स्टेबल होता है, उसका रीजन अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि Cu2+ ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है। तो बच्चों उसका रीज़न ये है कि Cu2+ में आप देखो 2+ है, जबकि Cu+ में एक ही प्लस है, दोनों एक्वस है। तो इसमें बच्चों चार्ज हाई है, 2+ है, चार्ज हाई होने की वजह से इसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत हाई होता है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इसका हाई है। हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होने की वजह से क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, और एनर्जी रिलीज़ होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी आपका Cu2+ ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई चार्ज एंड स्मॉलर साइज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई which leads to greater stability of cupric ion Cu2+ as compared to Cu+. Next, Mn3 मैग्नीज ट्राई पॉजिटिव से मैग्नीज डाई पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मच ग्रेटर देन आपका नेक्स्ट, हाँ, Mn3+ से Mn2+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cr3+ से Cr2+ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn3+ से Mn2+ का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Cr3+ से Cr2+। इस तरह के क्वेश्चन अपने आप ही सारी कहानी कह देते हैं। Mn3+ से Mn2+ ज़्यादा आसानी से बन रहा है, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दी है ना। एक तरह से देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन का कब आएगा? जब रिडक्शन ईजी होगा। तो Mn2+ बनना चाह रहा है, इसका मतलब Mn2+ क्यों बनना चाह रहा होगा? देखते हैं। Mn2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड होता है। अभी पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा D5, और D5 हाफ फिल्ड होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। ये स्टेबिलिटी आपको Cr2+ में नहीं मिलेगी, बल्कि Cr3+ में है ये स्टेबिलिटी। ओके, Cr3+ ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड की वजह से। हाफ फील्ड T2G3 कॉन्फ़िगरेशन, T2G3 ऐसे लिखते हैं। तो T2G3 का कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये क्या है नेक्स्ट चैप्टर जब आपको पढ़ाया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉन्सेप्ट है ये। अभी यहाँ पे आप ये देखें कि Mn3+ से Mn2+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि Mn2+ इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ D5। ओके, नेक्स्ट
Mn3 behaves as oxidizing agent whereas Cr2 plus behaves as reducing agent। देखिए वही क्वेश्चन फिर से एक नए रूप में आपके सामने है। बच्चों मैंने रीजनिंग क्वेश्चंस का जो कलेक्शन किया है इसमें मैंने सीबीएसई के मैक्सिमम प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे जो भी वो मैंने इंक्लूड किया है, हर तरीके का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है। इसलिए अगर आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देख लें और ध्यान से देख लें तो आपसे कोई रीजनिंग क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद रिड्यूस होता है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि Mn3 प्लस रिड्यूस होना चाहता है, किस में? Mn2 प्लस में। ये देखिए, तो जब Mn3 प्लस रिड्यूस होगा Mn2 प्लस में, क्यों? क्योंकि हाफ फिल D5 है Mn2 प्लस, तो बस Mn3 प्लस एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, जबकि दूसरे केस में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा केस में कह रहा हूँ। तो Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि खुद Mn2 प्लस में रिड्यूस होता है, जबकि Cr2 प्लस क्या होना चाहता है? खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्मूला है। बच्चों इसका बहुत ही आसान आंसर है क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की साइज़ काफ़ी ज़्यादा मैच करती है और काफ़ी ज़्यादा मैच करने की वजह से इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, एक क्रिस्टल है उसमें आप दूसरा क्रिस्टल ले लोगे कोई दूसरा और उसकी भी साइज़ अगर मैच कर रही है तो ये दोनों एक दूसरे में बहुत ही आसानी से फिट हो जाएंगे और इस वजह से एलॉय आसानी से बनाते हैं। एलॉय क्या होता है पता है आपको? एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है मेटल मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल का, एक से दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडियम इज रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज़ नॉट। बच्चों इसका आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, ट्रांजिशन एलिमेंट किसी को आप तभी बोलेंगे जब उसमें पार्शियली फिल्ड डी सबसेल हो। क्लियर है? डी सबसेल कैसा होना चाहिए? पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। तो पार्शियली फिल्ड डी सबसेल का मतलब है कि D10 को आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मान सकते। ओके, जिंक को चेक करते हैं, जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं मानते। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d10। तो जिंक आप देखिए फुली फिल्ड डी सबसेल है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। अगर जिंक 2 प्लस का चेक करें, Zn2 प्लस, ये भी तो जिंक का ही एक फॉर्म है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तब भी फुली फिल्ड डी सबसेल है, इसलिए जिंक को किसी सूरत में नहीं मान सकते ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, जबकि स्कैंडियम के केस में ऐसा नहीं है। स्कैंडियम का क्या है? स्कैंडियम का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d1। तो 3d देखिए 5 ऑर्बिटल है, उसमें से एक अनपेयर्ड है, तो ये फुल्ली फिल्ड डी सबसेल नहीं है, पार्शियली फिल्ड है। और जैसे ही पार्शियली फिल्ड डी सबसेल हुआ आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, जबकि जिंक के केस में ऐसा नहीं है। जिंक को देखिए आप, जिंक का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। जिंक में क्या है? D10 होता है, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर इज रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, जबकि सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें D10 ही होता है। तो देखिए बच्चों, हमें मेटल को चेक करने के साथ साथ उसका ऑक्सीडाइड स्टेट भी चेक करना चाहिए। सिल्वर का जो ऑक्सीडाइज स्टेट Ag2 प्लस होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन D9 होता है। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद क्या हो जाता है वो? D9। तो सिल्वर में कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक करें तो 5s1 4d10 होता है, लेकिन ये सिल्वर का है। अगर आप सिल्वर 2 प्लस का चेक करेंगे
तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, एक यहाँ से चला गया, एक यहाँ से चला गया, 10-1, तो D9 हो जाएगा। और D9 का मतलब पार्शियली फिल्ड है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाएगा। नेक्स्ट, एक्टिनाइट शो ग्रेटर ऑक्सीडेशन वेरिएशन। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन होता है एक्टिनाइट्स का, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लैंथेनाइट्स। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है? जो एक्टिनाइट्स होते हैं यानी जिनमें 5F सबसेल भरती है, एक्टिनाइट्स किसके पार्ट है? F ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट है। इनमें 5F भरता है और लैंथेनाइट में 4F भरता है। तो एक्टिनाइट्स ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, तो देखते हैं उसको, समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्टिनाइट्स में कौन से सबसेल भर रहे होते हैं? 7S, 6D और 4F। एक्टिनाइट्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 7S2, 6D 0 to 1, 4F 1 to 14। तो जो एक्टिनाइट्स होते हैं इनमें F सबसेल भर रहा होता है और साथ ही साथ ये भी इनकम्प्लीट होते हैं। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा वेरी इसलिए करता है एक्टिनाइट्स का क्योंकि ये जो सबसेल्स हैं ना, 7S सबसेल, 6D सबसेल, 4F सबसेल, इनकी एनर्जी बहुत क्लोज होती है, इनकी एनर्जी काफ़ी क्लोज़र होती है। इस वजह से आसानी से एक दूसरे में जंप करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और जंप करने की वजह से ये भी अनपेयर्ड होकर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी करता है, F भी करता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट में शो होता है क्योंकि सभी की क्लोज़र एनर्जी की वजह से सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, CrCl3 यानी क्रोमियम क्लोराइड इज कलरलेस वेयरएस क्रोमियम क्लोराइड इज कलर्ड वेयरएस टाइटेनियम ऑक्साइड इज कलरलेस। ये देखते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, इसमें टाइटेनियम पे अगर आप देखोगे तो 4+ है। टाइटेनियम 4s का कॉन्फ़िगरेशन होता है D0, 3D0। जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। शुरू के क्वेश्चन में आपको बताया गया था ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन DD ट्रांजिशन शो करता है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए ये DD ट्रांजिशन नहीं शो कर सकता, इसलिए ये कलरलेस होगा। जबकि क्रोमियम का आप चेक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो इसमें Cr3+ में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें DD ट्रांजिशन होता है। ये देखिए कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में। नेक्स्ट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर एग्जिबिटेड इन ऑक्साइड और फ्लोराइड। उसका रीज़न ये है कि जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा उसको कौन स्टेबल कर पाएगा? उसको वही स्टेबल कर पाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। डाइक्रोमेट आयन चेक करिए, यहाँ पे क्रोमियम पे +6 है, बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीजन आसानी से स्टेबलाइज कर पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई है। उसी तरह से फ्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई है। इस वजह से ये दोनों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज कर पाएंगे, जैसे कि MnF4 में फ्लोरीन पाया जाता है आपका, जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट, Mn2+, देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? मैग्नीज का थर्ड ट्रांजिशन एंथैल्पी यानी आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D5, और D5 बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, हाफ फिल्ड है। इस वजह से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन D5 होने की वजह से इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली हाई है। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और ये रीजनिंग क्वेश्चन मैंने बहुत ही मेहनत के साथ 20 क्वेश्चंस का कलेक्शन तैयार किया है।
जिसको आप अगर पूरी तरह से तैयार कर लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे जो भी पूछा जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर का। कोबाल्ट 2+ और निकेल 2+ में कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है? तो पैरामैग्नेटिक नेचर जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख करके देखोगे आप तो CO2+ में ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? निकेल 2+ का क्या होगा? निकेल का 4s2 3d8 होता है, 2+ है तो ये हटा दो 3d8। कोबाल्ट का क्या होता है? 4s2 3d7। d8 का बना के देखोगे आप तो सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। d7 का देखोगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कोबाल्ट 2+ मोर पैरामैग्नेटिक होगा। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर आप कई बार देखें। अगर आपको कन्फ्यूजन है, एक बार में कुछ चीज़ें नहीं क्लियर होती है तो, और रिवाइज़ करने के लिए भी आप देख सकते हैं जब भी आपका टेस्ट या एग्ज़ाम होता है बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। तो ये 20 रीजनिंग क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कर लें। ये सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन थे। थैंक यू।